हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बायोलॉजी क्लास 12th का एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर में जो चीजें जरूरी है अपन उसी पे डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। जो चीजें काम की नहीं है उन पे अपन बात नहीं करेंगे। यानी मैं इस चैप्टर का आपको रैपिड रिवीजन कराने वाला हूं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है। इसमें नीट में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसमें मैं कुछ टर्म्स का यूज करूंगा। अगर आपको लगता है कि वो आप लिखना चाहते हो तो आप लिख लीजिएगा, और आप पता है तो फिर उसको लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं फ्लावर के बारे में। फ्लावर की डेफिनेशन तो सबको पता है कि फ्लावर होता क्या है। फ्लावर के बारे में एक जनरल एक बात की जाती है कि इट इज अ मॉडिफाइड शूट। तो इसके बारे में इट इज मॉडिफाइड शूट। फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है। फ्लावर में कुछ वर्ड्स होते हैं। बेसिकली इसमें 2 वर्ड्स पाए जाते हैं, असेसरी और नेसेसरी वर्ड्स। असेसरी वर्ड्स जो होते हैं इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता। नेसेसरी जो वर्ड्स होते हैं, नेसेसरी वर्ड्स 2 होते हैं, एंड्रोशियम और गायनोशियम, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब हम बात करते हैं एंड्रोशियम की, हम बात करते हैं मेल पार्ट की। हम सीधे मेन टॉपिक पे आते हैं। और ये जो एंड्रोशियम वाला पार्ट होता है, एंड्रोशियम वाले पार्ट में हम स्टेमन के बारे में पढ़ते हैं। और स्टेमन में 2 चीजें होती हैं, एक होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। तो स्टेमन वाले पार्ट में हम 2 चीजों के बारे में पढ़ते हैं, एक होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। स्टेमन जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर यानी एंड्रोशियम के अंदर आता है। ये एंड्रोशियम के अंदर पढ़ा जाने वाला पार्ट है स्टेमन। अब स्टेमन में भी अगर हम पार्ट देखें तो एंथर और फिलामेंट। इसमें फिलामेंट जो होता है ये स्टेराइल होता है और एंथर जो होता है ये फर्टाइल होता है। तो अब हम सीधे एंथर पे आते हैं। एंथर, एक टिपिकल एंथर की अगर बात करें तो ये एंथर डाइथीकस होता है। डाइथीकस क्या होता है, थीका क्या होता है, लोब क्या होते हैं, ये हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। एंथर का जब हम डायग्राम देखते हैं तो ये स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरह का दिखता है। अब हम इसमें समझते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और किस पार्ट का क्या रोल होता है। देखिए ये वाला पार्ट, जैसे हम अगर इसको कंसीडर करें, ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट। तो एंथर जो है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। ये एक लोब कहलाएगा, ये दूसरा लोब कहलाएगा। तो एंथर जो है ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। एक एंथर में 2 लोब्स होते हैं और हर लोब के रिस्पेक्ट में एक थीका होता है। यानी ये वाला जो पार्ट, जैसे ये एंथर बना हुआ है, यहां पे एक अंदर की तरफ हल्की सी बेंडिंग होती है, जहां से ये एंथर की वॉल जो होती है रप्चर हो जाती है। इसी तरह यहां पे भी ये पार्ट होता है। ये वाला पार्ट जहां से एंथर का, जहां से वॉल का रप्चर देखा जाता है, इसको हम कहते हैं स्टोमियम। स्टोमियम मतलब प्लेस ऑफ डेहिसेंस, जहां से एंथर में रप्चर होना देखा जाता है, स्टोमियम। अब स्टोमियम के बेस पे ये माने कि ये 2 लोब हो गए और हर लोब में ये 2 पार्ट हो गए। यहां से एक बाउंड्री मान लेते हैं, ये वाला एक पार्ट हो गया, ये वाला एक पार्ट हो गया। इस पार्ट को हम कहते हैं थीका। यानी एक टिपिकल एंथर में एक लोब में 2 थीका होते हैं। जनरली बुक्स में जो लिखा रहता है, अ टिपिकल एंथर इज बाइलोब्ड एंड डाइथीकस। वो जो डाइथीकस टर्म यूज किया जाता है वो एक लोब के रिस्पेक्ट में यूज किया जाता है। तो एंथर इज बाइलोब्ड एंड डाइथीकस, यानी हर लोब में 2 थीका होते हैं। यानी एक एंथर की अगर बात करें, बाइलोब्ड एंथर की बात करें, तो इसमें 4 थीका होते हैं, यानी ये टेट्राथीकस होता है। अब एंथर में जैसे ये एक थीका, ये एक और ये अगला, यहां पे स्फेरिकल बॉडी होती है,
चारों किनारों में एक एक स्फेरिकल बॉडी पाई जाती है। इस स्फेरिकल बॉडी को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। ये स्ट्रक्चर कहलाता है माइक्रोस्पोरेंजिया। यानी एक टिपिकल एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, यानी ये टेट्रा स्पोरेंजिएट और माइक्रोस्पोरेंजिया वाला स्ट्रक्चर होता है। यानी टिपिकल एंथर डाइथिकस लोब के रिस्पेक्ट में, एक सिंगल लोब के रिस्पेक्ट में 2 लोब होते हैं और 4 स्पोरेंजिया होते हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, तो टेट्रा स्पोरेंजिएट। अब एंथर में टोटल 4 वॉल्स होती हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर और थोड़ा सा डीप में देखें तो इसमें टोटल 4 वॉल्स होती हैं। सबसे बाहर वाली वॉल जो होती है इसे हम कहते हैं एपिडर्मिस और एपिथीसियम। ये वाली सबसे आउटर वाली ये कहलाती है एपिथीसियम। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर। जो नेक्स्ट लेयर होती है, सेकेंड लेयर होती है, इसे हम कहते हैं एंडोथीसियम। एपिथीसियम आउटर मोस्ट कवरिंग, एंडोथीसियम अंदर वाली लेयर, और इसमें अल्फा सेल्यूलोसिक फाइब्रस बैंड्स होते हैं। एंडोथीसियम कंटेन अल्फा सेल्यूलोसिक फाइब्रस बैंड्स। बस ये ध्यान रखना है आपको कि जो हाइड्रोफाइट प्लांट होते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा, जो हाइड्रोफाइट प्लांट होते हैं, हाइड्रोफाइट प्लांट में फाइब्रस बैंड्स नहीं होते। हाइड्रोफाइट प्लांट में फाइब्रस बैंड्स नहीं होते। तो ये दूसरी लेयर हो गई एंडोथीसियम। जो थर्ड लेयर होती है, थर्ड लेयर होती है मिडिल लेयर। और ये मिडिल लेयर जो होती है ये 1 to 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ये वाली लेयर मिडिल लेयर कहलाती है और ये 1 to 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। जब एंथर मैच्योर होने लगता है तो मिडिल लेयर में डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। मैच्योरिटी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है, मिडिल लेयर पूरी तरह से खत्म होती जाती है। एंथर जब मैच्योर होने लगता है तब डीजनरेट, मिडिल लेयर जो होती है वो डीजनरेट होने लगती है। जैसे जैसे आगे ये प्रोसेस होता जाता है, मिडिल लेयर पूरी तरह से डीजनरेट हो जाती है। नेक्स्ट जो फोर्थ लेयर आती है, फोर्थ लेयर होती है टैपेटम। ये टैपेटम बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। टैपेटम में बहुत सारी सेल्स भी होती हैं, कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करती है। तो जो फोर्थ लेयर है दैट इज टैपेटम। ये सबसे लास्ट अंदर वाली लेयर जो कि माइक्रोस्पोरेंजिया के कांटेक्ट में होती है। टैपेटम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इनर मोस्ट लेयर है। सेल्स में डीएनए होता है, सेल्स में डीएनए होता है। ये जो सेल्स होती हैं ये पॉलीप्लॉइडी शो करती हैं। पॉलीप्लॉइडी शो करती हैं मतलब इनका नंबर बढ़ता जाता है, डीएनए भी इसमें बढ़ता जाता है। इसके अलावा इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है। साथ साथ में न्यूक्लियस बहुत सारे होते हैं और इसका बहुत एक इंपॉर्टेंट बात तो ये कि ये अंदर वाले स्ट्रक्चर को, माइक्रोस्पोरेंजिया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू
डेवलपिंग पोलन, और ये कहना चाहिए कि माइक्रोस्पोरेंजिया की सेल्स को न्यूट्रिशन देती है। तो क्वेश्चन अगर आता है कि न्यूट्रिटिव लेयर कौन सी होती है, तो आंसर है टैपेटम। अब टैपेटम में दो तरह की सेल्स पाई जाती हैं। ये जो दो तरह की सेल्स हैं इनको अपन लिख लेते हैं। टैपेटम में बेसिकली दो टाइप की सेल्स होती हैं। एक होती है अमीबॉइड सेल। अमीबॉइड सेल का जो मेन फंक्शन होता है वो न्यूट्रिशन का होता है। टैपेटम में बेसिकली दो तरह की सेल्स होती है, अमीबॉइड सेल और दूसरी होती है सेक्रेटरी सेल। सेक्रेटरी सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्रेटरी सेल कुछ तरह के सब्सटेंसेस को बनाती है, जैसे ये बनाती है स्पोरोपोलेनिन, दूसरा ये बनाती है पॉलिन किट, तीसरा ये बनाती है कंपैटिबिलिटी प्रोटीन्स, और चौथा यही बनाती है यूबिश बॉडी। तो ये चार तरह की मटेरियल्स का सेक्रीशन सेक्रेटरी सेल्स के द्वारा होता है। स्पोरोपोलेनिन जो कि काफी टफ हार्ड मटेरियल है, पॉलिन किट ये इंसेक्ट्स के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है जिन प्लांट्स में उसमें देखा जाता है, कंपैटिबिलिटी प्रोटीन ये कुछ तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, और यूबिश बॉडी जो पॉलिन ग्रेन में ऑर्नामेंटल डिजाइन पैटर्न के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यूबिश बॉडी। और ये चारों के चारों सेक्रेटरी सेल्स के द्वारा रिलीज होते हैं। तो ये एंथर का स्ट्रक्चर और उसमें पाए जाने वाले पार्ट। चलिए अभी हमने एंथर का स्ट्रक्चर देखा था, अब हम माइक्रोस्पोरेंजिया से डील करता हुआ पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। देखिए समझिएगा इसको अच्छे से। जो स्ट्रक्चर होता है माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया एक्चुअली स्पोरोजिनस टिश्यू का ही एक पार्ट है। स्पोरोजिनस टिश्यू वो टिश्यू होती है जो डिवीजन की प्रॉपर्टी शो करती है, यानी स्पोरोजिनस टिश्यू में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन होगा। स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू वो टिश्यू होती है जो डिवीजन शो करती है। स्पोरोजिनस टिश्यू से माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होगा। ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल बन रही है, माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोटिक डिवीजन होगा, और मियोटिक डिवीजन के बाद माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। माइक्रोस्पोर का जो फॉर्मेशन होता है ये चार होते हैं, चार माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, तो इसको अपन कहते हैं टेट्राड कंडीशन। ये टेट्राड कंडीशन में बनते हैं। अब इसका अगर हम अरेंजमेंट और शेप देखें तो ये कुछ बेसिकली जो हमें मेन पढ़ना है, ये दो टाइप का अरेंजमेंट हमें देखते हैं इसमें। इसमें जो माइक्रोस्पोर कुछ इस तरह का बनता है, ये चार माइक्रोस्पोर देखे हमने, इसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। और इस सिचुएशन को, ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है जिसमें चारों माइक्रोस्पोर एक जैसे हैं, इसको हम कहते हैं आइसो बायलैटरल टेट्राड। ये आइसो बायलैटरल टेट्राड जो होता है ये मोनोकॉट्स के केस में देखा जाता है। और हमें पता है मोनोकॉट्स जो हैं ये ज्यादा एडवांस टाइप के होते हैं, तो एडवांस टाइप का जो टेट्राड है दैट इज आइसो बायलैटरल टेट्राड। जो दूसरा बनता है कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखा जाता है, और ये कहलाता है टेट्राहेड्रल टेट्राड। और ये स्ट्रक्चर देखा जाता है डाइकॉट्स के केस में। ये स्ट्रक्चर हम डाइकॉट्स के केस में देखते हैं, आइसोबायलैटरल और
टेट्राहेड्रल टेट्राड। तो ये माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ, दो तरह का पैटर्न अपन ने पढ़ा। हालांकि और भी कुछ स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं, जैसे टी शेप होता है, जैसे लीनियर शेप होता है और डेकुसेट शेप होता है। टी शेप होता है, लीनियर शेप होता है और डेकुसेट शेप होता है। तो ये अलग अलग तरह के टेट्राड। और एक प्लांट है एरिस्टोलोशिया। एरिस्टोलोशिया में पांचों तरह के टेट्राड दिखते हैं, यानी आइसोबाइलेट्रल, टेट्राहेड्रल और साथ साथ में टी शेप, डेकुसेट और लीनियर टेट्राड हमें एरिस्टोलोशिया में देखने मिलते हैं। अब ये वाला जो पार्ट है, ये जो माइक्रोस्पोर बने हैं, ये माइक्रोस्पोर बाद में पॉलन ग्रेन में डेवलप होने लगता है। ये जो माइक्रोस्पोर आपस में जुड़े हुए हैं, ये एक मेम्ब्रेन होती है, कैलोस की बनी हुई। ये जो पार्ट है, ये जो मेम्ब्रेन है जो चारों को जोड़ के रख रही है, ये कैलोस की बनी हुई होती है और इसको डिसॉल्व करने के लिए एंजाइम होता है कैलेज। ये कैलेज एंजाइम जो होता है, ये टैपेटम के द्वारा सेक्रेट होता है। फिर से एक बार बता दूं, ये जो चारों माइक्रोस्पोर बने हैं, जुड़े हुए हैं आपस में, ये पॉलन ग्रेन में बाद में डेवलप हो जाते हैं। ये जो माइक्रोस्पोर आपस में जुड़े हुए हैं, ये जिस मटेरियल के कारण जुड़े हैं उसको हम कहते हैं कैलोस। जो मटेरियल होता है ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। कैलोस को डिसॉल्व करने वाला एंजाइम होता है कैलेज, जो कि टैपेटम के द्वारा सेक्रेट होता है। ये माइक्रोस्पोर के बारे में। अब जब ये माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन के फॉर्म में डेवलप हो जाएगा, तो हम पॉलन ग्रेन के बारे में किस तरह से इसको स्टडी करते हैं, ये हम देखते हैं। पॉलन ग्रेन जो होता है, पॉलन ग्रेन एक स्फेरिकल बॉडी है। इसका डायमीटर होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर तक का। पॉलन ग्रेन का जो डायमीटर होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर। इसकी जो सेल वॉल होती है, इसे हम कहते हैं स्पोरोडर्म। ये पॉलन ग्रेन की सेल वॉल है, इसे हम स्पोरोडर्म कहते हैं। अब ये जो स्पोरोडर्म होता है, इसमें बाहर की तरफ एक लेयर होती है और अंदर की तरफ भी एक लेयर होती है। जो बाहर की तरफ लेयर है, इसे हम कहते हैं एक्साइन। जबकि जो लेयर अंदर की तरफ होती है, उसे हम कहते हैं एंटाइन। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया अपन ने। ये जो बाहर वाली लेयर है, इसको हम कहते हैं एक्साइन, जबकि जो अंदर वाली लेयर है, इसे हम कहते हैं एंटाइन। एंटाइन जो होती है, ये बेसिकली पेक्टिन की बनी होती है। ये एंटाइन वाला जो पार्ट है, ये सेल्यूलोज और पेक्टिन का बना होता है। जबकि जो एक्साइन होती है, एक्साइन में एक बहुत टफ केमिकल सब्सटेंस पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं स्पोरोपोलेनिन। एक्साइन में एक केमिकल सब्सटेंस होता है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्पोरोपोलेनिन फैटी मटेरियल है। स्पोरोपोलेनिन पे किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ता, ना एसिड का, ना केमिकल्स का, ना टेम्परेचर का, ना प्रेशर का। इट इज रेजिस्टेंट टुवर्ड्स हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, एंजाइम। किसी भी एंजाइम का कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई एंजाइम ऐसा नहीं है जो स्पोरोपोलेनिन को डिसॉल्व कर सके। इसके अलावा अब क्योंकि ये डिस्ट्रॉय नहीं होता और एक्साइन वाले पार्ट में, मतलब पॉलन ग्रेन में बाहर वाले पार्ट में, यानी पॉलन ग्रेन कभी ऐसे प्लांट, अगर ये पॉलन ग्रेन रिलीज होकर जमीन पे गिरते हैं तो काफी लंबे समय तक ये प्रिजर्व रहते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन। तो
स्पोरोपोलेन के कारण फॉसिलाइजेशन देखने मिलता है। स्पोरोपोलेन के कारण फॉसिलाइजेशन हमें देखने मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पोरोपोलेन। ये एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है इसके बारे में। जो अंदर की तरफ हम लिक्विड पार्ट देखते हैं इसमें, ये साइटोप्लाज्म होता है। वो जगह जहां पे स्पोरोपोलेन नहीं होता, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे स्पोरोपोलेन एब्सेंट कर दिया अपन ने, बाकी पूरी जगह प्रेजेंट है। ये पूरा कंटिन्यूएशन में एग्जाइन। जहां पे स्पोरोपोलेन नहीं होता उसको अपन कहते हैं जर्मपोर। ये वाला पार्ट जर्मपोर, और जर्मपोर से पॉलन ट्यूब का रिलीज होना, निकलना देखा जाता है। एक्चुअली पॉलन ट्यूब जो होती है वो इंटाइन के कारण बनती है। पॉलन ट्यूब इज फॉर्म्ड ड्यू टू इंटाइन एक्टिविटी, और इंटाइन से पॉलन ट्यूब निकल के बाहर आती है विद थ्रू जर्मपोर। ये जर्मपोर एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, या दो से ज्यादा बहुत रेयर केसेस में पर एग्जिस्ट करते हैं। जनरली एक, दो या तीन जर्मपोर देखे जाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हो गया पॉलन ग्रेन का। सेल वॉल जो इसकी स्पोरोडर्म कहलाती है, बाहर वाली एक्साइन जो स्पोरोपोलेन की बनी होती है, अंदर वाली इंटाइन जो कि सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। स्पोरोपोलेन फैटी सब्सटेंस है, जर्मपोर। अच्छा, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो जिनमें पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होता है। उस कंडीशन में यहां पे बाहर की तरफ ऐसे पॉलन ग्रेन जिनमें पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होता है, इनके ऊपर बाहर की तरफ एक स्टिकी मटेरियल प्रेजेंट होता है। उस स्टिकी मटेरियल को अपन कहते हैं पॉलन किट। Pollen kit is present in those pollen grain which are pollinated by insects only। सिर्फ उसी केस में देखा जाता है, नहीं तो जनरली pollen kit प्रेजेंट नहीं होती। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, pollen grain जो होते हैं इनकी स्टडी को पेलानोलॉजी कहते हैं। पेलानोलॉजी के बारे में लिख लीजिएगा, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ pollen grain। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्लोरिकल्चर, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लावर। पॉलन ग्रेन की स्टडी पेलानोलॉजी, फ्लोरिकल्चर फ्लावर की स्टडी। पॉलन ग्रेन्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है पॉलन बैंक में, और वहां पे टेम्परेचर रखते हैं -196 डिग्री सेल्सियस। तो पॉलन बैंक के बारे में लिख लीजिएगा, पॉलन बैंक मतलब जहां पे पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व करके रखा जाता है, और यहां पे जो टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है दैट इज -196 डिग्री सेल्सियस। इतने कम टेम्परेचर पे पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व करना, यह प्रोसेस कहलाता है क्रायो प्रिजर्वेशन। देखिए, मैं बिल्कुल सटीक बातें बता रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, कोई भी अननेसेसरी बात अपन यहां पे नहीं पढ़ेंगे। पॉलन बैंक मतलब जहां पे पॉलन को प्रिजर्व करके रखा जाता है, -196 डिग्री सेल्सियस वहां मेंटेन करते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन प्रोसेस कहते हैं। और यहां पे जो मटेरियल यूज किया जाता है दैट इज लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन की प्रेजेंस में इसको प्रिजर्व किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा भी कुछ पॉलन ग्रेन के बारे में और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉलन ग्रेन के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट। पॉलन ग्रेन्स, कुछ प्लांट के पॉलन ग्रेन होते हैं जो एलर्जी कॉज करते हैं, जैसे एलर्जी कॉजिंग पॉलन ग्रेन, जैसे प्लांट है पार्थेनियम, जो कि एज अ कंटेमिनेंट यहां पे आया था, इंडिया में आया था कंटेमिनेंट के रूप में, वीट के साथ कंटेमिनेटेड फॉर्म में ये आया था पार्थेनियम। इसके पॉलन ग्रेन जो होते हैं ये एलर्जी कॉज करते हैं। एक और प्लांट है एमेरेंथस, और एक और प्लांट चिनोपोडियम।
इनके पॉलिन ग्रेन्स एलर्जी कॉज करते हैं। एलर्जी के रूप में क्या देखने मिलता है हमें? एलर्जी जैसे हे फीवर या ब्रोंकाइटिस या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम पॉलिन ग्रेन के साथ देखने मिलती है, एलर्जी कॉज करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पॉलिन ग्रेन में कुछ कंपैटिबिलिटी फैक्टर्स होते हैं जो प्रोटीन की तरह काम करते हैं। पॉलिन ग्रेन जो होता है वो प्रोटीन की तरह एज अ सोर्स प्रोटीन का यूज किया जाता है। तो पॉलिन ग्रेन्स आर यूज्ड इन वेस्टर्न कंट्रीज एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन्स के फॉर्म में इनको यूज किया जाता है और ये टैबलेट और सिरप के फॉर्म में होते हैं। टैबलेट और सिरप के फॉर्म में पॉलिन ग्रेन का यूज किया जाता है। प्रोटीन का अमाउंट इनमें ज्यादा होता है, इस कारण से ये यूज किया जाता है। कुछ एथलीट्स इसको यूज करते हैं और जो रेस हॉर्सेस होती है उनमें इंप्रूवमेंट के लिए यूज करते हैं। तो ये अपन ने पढ़ा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। माइक्रोस्पोर के बाद जो पॉलिन ग्रेन बना उसका स्ट्रक्चर अपन ने पढ़ा। माइक्रोस्पोर मदर सेल, जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो माइक्रोस्पोर मदर सेल को अपन पॉलिन मदर सेल कहते हैं, क्योंकि फिर उससे पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। पॉलिन जब एंथर रप्चर होता है तो स्टोमियम वाला पार्ट फट जाता है, रप्चर हो जाता है, मेम्ब्रेन ओपन हो जाती है और पॉलिन ग्रेन निकल के बाहर चले जाते हैं। तो ये पॉलिन ग्रेन का स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से न्यूक्लियस में डिवीजन होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अभी जो हमने देखा पॉलिन ग्रेन बना, इस पॉलिन ग्रेन में डेवलपमेंट कैसे होता है, ये किस तरह से 2 सेल में और 3 सेल में कन्वर्ट होता है, ये हम बात करते हैं। जैसे जब हम पॉलिन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये उसकी सेल वॉल, एक्साइन, इंटाइन सारी चीजें प्रेजेंट होंगी। यहां पे अंदर लिक्विड पार्ट होता है। लिक्विड पार्ट में वैक्यूल होता है और न्यूक्लियस होता है। अंदर सेल में पॉलिन ग्रेन में वैक्यूल होता है और न्यूक्लियस होता है। यहां पे ये जो न्यूक्लियस होता है ये डिवाइड होता है। माइटोटिक डिवीजन के बाद ये एक और न्यूक्लियस बनाता है जो कि स्पिंडल शेप का होता है, एसिमेट्रिक स्पिंडल शेप का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वैक्यूल धीरे धीरे छोटा होता जाएगा और ऊपर की तरफ ये न्यूक्लियस अपन ने बनाया और नीचे की तरफ एक स्पिंडल शेप का न्यूक्लियस बनने लगता है। एसिमेट्रिक स्पिंडल शेप का न्यूक्लियस बनने लगता है। एसिमेट्रिक स्पिंडल शेप का न्यूक्लियस बनने लगता है। इसके बाद इसमें यहां से डिवीजन स्टार्ट होता है और एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो ऊपर की तरफ लेयर, ये जो ऊपर की तरफ सेल दिख रही है इसे हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल। ये जो नीचे की तरफ हमें सेल दिख रही है, ये जो नीचे की तरफ का पार्ट है इसे हम कहते हैं जनरेटिव सेल। और वेजिटेटिव न्यूक्लियस ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला जनरेटिव न्यूक्लियस। इस कंडीशन को जहां पे वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल है, यहां पे 2 तरह की सेल है, इसको हम कहते हैं 2 सेल्ड स्टेज। टू सेल्ड स्टेज में मैक्सिमम स्पीशीज जो होती हैं प्लांट की उनमें पॉलिनेशन हो जाता है। लगभग 60% के आसपास 2 सेल्ड कंडीशन में पॉलिनेशन होता है। किसी किसी प्लांट में 3 सेल्ड स्टेज में पॉलिनेशन देखा जाता है। अब उस 3 सेल्ड स्टेज में क्या होता है कि जब ये जो न्यूक्लियस होता है जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है ये डिवाइड हो जाता है। डिवाइड हो जाता है 2 मेल गैमीट में, डिवाइड इनटू 2 मेल गैमीट। यानी अब इसमें 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे मेल गैमीट वाले और एक न्यूक्लियस जो ऊपर वाला होता है वो नेक्स्ट, यानी अब टोटल 3 न्यूक्लियस प्रेजेंट हो गए। ये हो गए 2 और एक इसका हो गया, तो इस कंडीशन में 3 सेल्ड स्टेज पॉलिनेशन कहते हैं।
फिर से एक बार जल्दी से समझते हैं, ये पॉलन ग्रेन, इसमें साइटोप्लाज्म था, वैक्यूल यहाँ पे डेवलप होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। समय के साथ साथ जैसे जैसे डेवलपमेंट आगे बढ़ता जाता है, यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड होकर दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर लेता है। नीचे की तरफ एसिमेट्रिक स्पिंडल शेप का न्यूक्लियस बनने लगता है, सेल दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। जो छोटा वाला पार्ट होता है उसको अपन जनरेटिव सेल कहते हैं, जो बड़ा पार्ट होता है उसको वेजिटेटिव सेल कहते हैं। इस कंडीशन को टू सेल्ड स्टेज पॉलिनेशन कहते हैं, यानी इस कंडीशन में जब पॉलन ग्रेन एंथर से निकलकर स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएगा तो वो टू सेल्ड स्टेज पॉलिनेशन कहलाएगा, जो कि मोस्ट ऑफ द स्पीशीज, लगभग 60% स्पीशीज में देखा जाता है। जबकि 40% में क्या होता है, थ्री सेल्ड पॉलिनेशन होता है। यहाँ पे न्यूक्लियस जो होता है, जब ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के कांटेक्ट में आता है तब वहां पे जो ये वाला न्यूक्लियस होता है एसिमेट्रिक स्पिंडल वाला, वो फिर से डिवाइड होता है और दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है। तो उस कंडीशन को अपन थ्री सेल्ड स्टेज पॉलिनेशन कहते हैं। ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का डेवलपमेंट, यानी मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट, जो कि हमने पॉलन ग्रेन के रूप में पढ़ा। नेक्स्ट पार्ट आता है गायनोशियम पार्ट, जो दूसरा नेसेसरी वर्ड है, दैट इज गायनोशियम पार्ट। गायनोशियम पार्ट में हम जानते हैं कि तीन पार्ट्स अपन इसमें पढ़ते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा ऊपर वाला पार्ट होता है जो रिसीव करता है पॉलन ग्रेन को, स्टाइल वो लंबी ट्यूब होती है, और नीचे वाला पार्ट होता है ओवरी। ये सब अपन डिटेल काफी कुछ पढ़ चुके हैं, इसलिए अपन जो मेन टॉपिक है सीधे उस पे आते हैं। ओवरी में अंदर वाले पार्ट में बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ओव्यूल के बारे में। ओव्यूल में अपन डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि क्या क्या होता है। ओव्यूल का स्ट्रक्चर हम इस तरह का देखते हैं। ये ओव्यूल, एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर। इसमें ये जो पार्ट होता है जो प्लासेंटा से अटैच होता है, इसे हम कहते हैं फ्यूनिकल। फ्यूनिकल वो पार्ट होता है जो प्लासेंटा से अटैच्ड होता है। वो पार्ट जो फ्यूनिकल को मेन ओव्यूल की बॉडी से जोड़ के रखता है, दैट इज हाइलम। हाइलम फ्यूनिकल और ओव्यूल को जोड़ के रखता है, बिटवीन फ्यूनिकल एंड ओव्यूल बॉडी। ये होता है हाइलम। इसमें बाहर की तरफ कुछ प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं। इसे हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट। ये कहलाता है इंटेग्यूमेंट। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं। अब इंटेग्यूमेंट के बेस पर ओव्यूल को कुछ टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, जिसमें हम पढ़ते हैं एक एटेग्मिक ओव्यूल। एटेग्मिक ओव्यूल मतलब जिसमें कोई इंटेग्यूमेंट नहीं होता। दूसरा पढ़ते हैं यूनिटेग्मिक ओव्यूल, जिसमें दो इंटेग्यूमेंट होते हैं। और तीसरा हम पढ़ते हैं बाईटेग्मिक ओव्यूल, जिसमें तीन इंटेग्यूमेंट्स होते हैं। यहां पे लिक्विड पार्ट होता है, इसे हम कहते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस लिक्विड पार्ट होता है, यह पेरेन्काइमेटस टिश्यू का बना होता है। इट इज पेरेन्काइमेटस। इसके अलावा यह न्यूट्रिटिव फंक्शन इसका होता है। इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूसेलस के बेस पे दो तरह के ओव्यूल बताए गए हैं। न्यूसेलस के बेस पे दो तरह के ओव्यूल बताए गए हैं। एक होता है क्रेसी न्यूसिलेट ओव्यूल। क्रेसी न्यूसिलेट ओव्यूल मतलब जिसमें न्यूसेलस वेल डेवलप्ड होता है। और दूसरा होता है टेन्यू न्यूसिलेट ओव्यूल।
जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता। न्यूक्लियस मेन इसके ये 2 पॉइंट है, ये आपको याद करना है नहीं करना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है ये। पेरेनकाइमेटस होता है, न्यूट्रिटिव फंक्शन होता है इसका, और ये 2 तरह का होता है, एक तो क्रेसी न्यूक्लिएट ओव्यूल जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है, और दूसरा टेन्यू न्यूक्लिएट जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता। ओव्यूल में 2 स्ट्रक्चर्स और देखे जाते हैं। ये जो पार्ट होता है इसको हम एपेक्स ऑफ ओव्यूल कहते हैं, और ये जो रीजन है इसको माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल मतलब एपेक्स पार्ट में छोटी सी ओपनिंग होती है, और इसका जो ऑपोजिट एंड होता है उसको हम कहते हैं चैलाजल एंड और चैलाजा। तो ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं पॉलिनेशन और पॉलिनेशन के बाद के इवेंट्स। पहले हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस के बाद फिर पॉलिनेशन पे आते हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर मदर सेल, और जो बाद में मेगास्पोर का फॉर्मेशन करती है, यानी प्रोसेस बाय विच मेगास्पोर्स आर फॉर्म्ड और द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर इज मेगास्पोरोजेनेसिस, और ये मेगास्पोर मदर सेल के थ्रू होता है। जैसे यहां पे मैं समझाता हूं इसको। जैसे ये अपन ने एक ओव्यूल का डायग्राम देखा था, यहां पे बहुत सारी सेल्स थी। न्यूक्लियस में कोई भी एक सेल माइक्रोपाइल की तरफ बढ़ती है। सेल ऑफ न्यूक्लियस शोज डेवलपमेंट। न्यूक्लियस की कोई सेल डेवलपमेंट शो करते हुए माइक्रोपाइल की तरफ बढ़ती है। इस सेल को हम नाम देते हैं आर्कीस्पोरियल सेल। ये जो आर्कीस्पोरियल सेल है ये मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करती है। मेगास्पोर मदर सेल की तरह ये आर्कीस्पोरियल सेल बिहेव करती है। आर्कीस्पोरियल सेल ही स्पोरोजिनस सेल का काम भी करती है। आर्कीस्पोरियल सेल ही स्पोरोजिनस सेल का काम करती है, और ये मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम करती है। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, तो ये 4 मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन करती है। मेगास्पोर मदर सेल में मियोटिक डिवीजन होगा, तो ये 4 मेगास्पोर बनाएगी। ये जो 4 मेगास्पोर बने हैं, ये 4 मेगास्पोर एम्ब्रियो सेक के फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं। अब ये एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन चारों मेगास्पोर के कारण भी हो सकता है, 3 के कारण भी, 2 के कारण भी और 1 के कारण भी। हम जो बेसिकली पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं सिंगल टाइप के कारण, यानी इस 4 मेगास्पोर में 3 मेगास्पोर चैलाजा एंड वाले डीजनरेट हो जाते हैं। और ये जो हम पढ़ रहे हैं 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाते हैं, ये एक टाइप के अंदर पढ़ते हैं जो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट में देखा जाता है, और उसको अपन कहते हैं पॉलीगोनम टाइप। देखिए मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं, और रिवीजन में सारी चीजें कवर कर रहा हूं, पर थोड़े थोड़े शॉर्ट तरीके से कर रहा हूं ताकि पूरा क्लियर भी होता जाए, पुराना याद भी आता जाए। 4 मेगास्पोर जो बने हैं उसमें जो पॉलीगोनम टाइप होता है, पॉलीगोनम टाइप में 3 मेगास्पोर चैलाजल एंड वाले खत्म हो जाते हैं और वो डीजनरेट हो जाते हैं। जैसे मैं समझाता हूं इसको। जैसे ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर अपन ने पढ़ा, यहां पे जो एम्ब्रियो सैक है यहां पे मैं बात कर रहा हूं। देखिए न्यूक्लियस की कोई सेल ऊपर की तरफ बढ़ी, उसमें डिवीजन हुआ, डिवीजन के बाद फाइनली 3 मेगास्पोर खत्म हो गए। अब जो 1 मेगास्पोर है, एक मेगास्पोर में डिवीजन होगा। कैसे? ये 1 मेगास्पोर है, ये 1 मेगास्पोर डिवाइड हो जाएगा और 2 मेगास्पोर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 1 मेगास्पोर डिवाइड होगा और 2 मेगास्पोर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसमें दूसरा माइटोटिक डिवीजन होगा, दूसरे माइटोटिक डिवीजन के बाद फिर इसमें और मेगास्पोर बने।
पहले एक मेगास्पोर, माइटोटिक डिवीजन के बाद ये 2 मेगास्पोर बने, यानी न्यूक्लियस बने, मेगास्पोर नहीं न्यूक्लियस बने। फिर माइटोटिक डिवीजन के बाद फिर डबल हो गए, 2 और 2 4 हो गए। फिर अगला माइटोटिक डिवीजन होगा तो यहां पे टोटल 8 हो जाएंगे, क्योंकि जो 2 न्यूक्लियस थे फिर माइटोटिक डिवीजन शो करके वो 2 और न्यूक्लियस बना लेंगे, तो फाइनली 8 न्यूक्लियस हो जाएंगे। मतलब एक मेगास्पोर में जो न्यूक्लियस एक्चुअली सरवाइव कर रहा था मेगास्पोर का, उसमें जब 3 माइटोटिक डिवीजन होंगे तो फाइनली 8 न्यूक्लियस बनते हैं। अब इन 8 न्यूक्लियस में से 8 न्यूक्लियस में से एक एक न्यूक्लियस सेंटर की तरफ मूव करता है, यानी ऊपर बच जाएंगे 3 न्यूक्लियस, नीचे बच जाएंगे 3 न्यूक्लियस और बीच में आ जाएंगे 2 न्यूक्लियस, और फाइनली इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें 3 न्यूक्लियस ऊपर की तरफ, 3 न्यूक्लियस नीचे की तरफ और बीच में 2 न्यूक्लियस होते हैं, और इन के आसपास फिर वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है कुछ इस तरह से। और फाइनली एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है, यानी ये जो एम्ब्रियो सैक यहां पे बना हुआ है, ये एम्ब्रियो सैक इस तरह का स्ट्रक्चर यहां पे अंदर डेवलप हो जाता है। तो ये हमने बात की कि किस तरह से मेगास्पोरोजेनेसिस से एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पॉलिनेशन के बारे में। अच्छा, एम्ब्रियो सैक के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे टोटल 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7 सेल हैं, 7 सेल हैं, और टोटल 8 न्यूक्लियस हैं, 3 ऊपर 3 नीचे और 2 न्यूक्लियस बीच में। तो इस कंडीशन को हम 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन कहते हैं। नेक्स्ट टर्म आता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम स्टिग्मा टू एंथर ऑफ अ फ्लावर, सॉरी फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। एंथर से निकलकर पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा के कांटेक्ट में आते हैं तो उसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? तो पॉलिनेशन की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि मेल और फीमेल गैमीट दोनों ही नॉन मोटाइल होते हैं, मूव नहीं कर सकते, इसीलिए पॉलिनेशन के थ्रू वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। पॉलिनेशन बेसिकली 2 तरह का होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को हम ऑटोगैमी भी कहते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को हम एलोगैमी और जीनोगैमी भी कहते हैं। इन दोनों के बीच में एक और प्रोसेस आता है, दैट इज जीटोनोगैमी। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है एक ही फ्लावर, उससे एंथर से पॉलन ग्रेन निकलेगा, स्टिग्मा के ऊपर आके बैठेगा, एक सेम टाइप ऑफ फ्लावर में ये प्रोसेस होता है। वही प्लांट है, वही फ्लावर है, तो सेल्फ पॉलिनेशन। अगर फ्लावर चेंज हो गया, जैसे ऊपर से एंथर से पॉलन ग्रेन निकला, फ्लावर से नीचे वाले फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर आके बैठा, तो फिर वो जीटोनोगैमी कहलाएगा। इसमें प्लांट सेम रहता है, फ्लावर चेंज हो जाते हैं, और क्रॉस पॉलिनेशन मतलब प्लांट अलग अलग हो गए। सेल्फ पॉलिनेशन एक ही प्लांट का एक ही फ्लावर, जीटोनोगैमी मतलब एक ही प्लांट पर अलग अलग फ्लावर, और क्रॉस पॉलिनेशन मतलब टोटली अलग फ्लावर। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए फ्लावर का बाइसेक्सुअल होना जरूरी है, तो ही सेल्फ पॉलिनेशन होगा। होमोगैमी, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो एक ही समय पे डेवलप हो, तो होमोगैमी। और बहुत इंपॉर्टेंट, क्लिस्टोगैमस फ्लावर, यानी ऐसे फ्लावर जो हमेशा बंद रहते हैं, कभी ओपन नहीं होते, उनको हम कहते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ये हमेशा क्लोज रहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कॉमेलिना, वायोला, ऑक्सैलिस। ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं, इनके फ्लावर हमेशा क्लोज रहते हैं, पर इस प्लांट में ओपन फ्लावर भी होते हैं।
जिसको अपन कहते हैं चेस्मोगैमस फ्लावर्स, यानी इन प्लांट में क्लिस्टोग्लैमस और चेस्मोगैमस फ्लावर्स दोनों ही पाए जाते हैं। जीटोनोगैमी जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है क्योंकि प्लांट एक ही है, पर फंक्शनली वो क्रॉस पॉलिनेशन है क्योंकि फ्लावर चेंज हो गए। क्रॉस पॉलिनेशन बिल्कुल अलग हो गया, वहां पे यूनिसेक्सुअल कंडीशन की जरूरत पड़ती है, यानी सिंगल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा एक फ्लावर में। होमोगेमी, यहां पे होमोगेमी की जरूरत नहीं पड़ती है, यहां पे अलग अलग समय पे मैच्योरिटी देखी जाती है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स इसमें नहीं आते, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन एक्चुअली कुछ एजेंसीज के थ्रू होता है। क्रॉस पॉलिनेशन कुछ एजेंसीज के थ्रू होता है। इन एजेंसीज में एबायोटिक और बायोटिक दोनों तरह के कारण देखे जाते हैं। एबायोटिक और बायोटिक क्या होता है ये हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। पॉलिनेशन बेसिकली दो एजेंसीज के थ्रू होता है, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक एजेंसीज मतलब नॉन लिविंग की कैटेगरी वाले, जैसे विंड के थ्रू और वाटर के थ्रू। और बायोटिक एजेंसीज मतलब जो एनिमल के थ्रू होती है। अब जो विंड पॉलिनेशन है एयर के थ्रू होता है, इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं एनिमोफिली। इसके लिए हम यूज करते हैं हाइड्रोफिली। एनिमोफिली मतलब पॉलिनेशन बाय विंड, हाइड्रोफिली मतलब पॉलिनेशन बाय वाटर। अब एनिमोफिली के बारे में आप कुछ पॉइंट सुनिएगा। एनिमोफिली में जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो छोटे साइज के होते हैं और नॉन स्टिकी होते हैं। साइज छोटा होता है, नॉन स्टिकी होते हैं, हवा से वो इजीली यहां से वहां जा सकते हैं। दूसरा, इनके जो स्टेमन होते हैं वो वेल एक्सपोज्ड होते हैं, यानी स्टेमन वाला पार्ट जो होता है एंथर जिससे अटका हुआ अटैच रहता है वो वेल एक्सपोज मतलब ऊपर की तरफ होगा, बाहर निकला हुआ होगा, ताकि हवा चलने पे आसानी से पॉलन ग्रेन निकल के जा सके। तीसरा, जो स्टिग्मा होते हैं जो रिसीव करता है पॉलन ग्रेन को वो ब्रशी होता है, वो फेदरी होता है, मतलब उसके ऊपर ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। इसके अलावा इनमें ओव्यूल जो होते हैं वो कम होते हैं। फ्लावर्स जो होते हैं छोटे साइज के होते हैं और बहुत सारे फ्लावर मिलकर इन्फ्लोरेसेंस बना लेते हैं। फिर से इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला, पॉलन ग्रेन नॉन स्टिकी, छोटे साइज के, लाइट वेटेड, स्टेमन वेल एक्सपोज्ड, स्टिग्मा फेदरी और ब्रशी, फ्लावर्स छोटे होंगे और वो इन्फ्लोरेसेंस के फॉर्म में पैक रहेंगे। शुगर केन में, मेज में ये देखा जाता है विंड के थ्रू पॉलिनेशन। वाटर के थ्रू पॉलिनेशन जो होता है हाइड्रोफिली कहते हैं। पॉलन ग्रेन के ऊपर स्टिकी लेयर होती है, म्यूसिलेजिनस शीट होती है, ताकि वो वेटिंग प्रॉपर्टी शो ना करे, ताकि वो गीले ना हो। इसके ऊपर एक म्यूसिलेजिनस शीट होती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है। ये बहुत लिमिटेड जेनरा तक सीमित है, जो एंजियोस्पर्म में 30 जेनरा तक देखा जाता है और वो भी मोस्टली मोनोकॉट्स के केस में। ये जरूरी नहीं है कि हर पानी वाला प्लांट, हर एक्वाटिक प्लांट वाटर के थ्रू पॉलिनेट हो। इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं, पहला है वाटर हाइसिंथ और दूसरा है वाटर लिली। इन दोनों में इंसेक्ट और विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है। तो ये अपन ने देखा बायोटिक के बारे में। वाटर के बारे में एक बार फिर से बताऊंगा। पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो कवर्ड रहते हैं म्यूसिलेजिनस शीट से। एक्वाटिक प्लांट जरूरी नहीं है कि वाटर के थ्रू पॉलिनेट हो, वो इंसेक्ट और विंड के थ्रू भी पॉलिनेट हो सकते हैं। एग्जांपल वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली। 30 जेनेरा तक सीमित है एंजियोस्पर्म के केस में। इसके अलावा ये दोनों प्लांट जो होते हैं, दोनों तरह के प्लांट जो होते हैं, ये बहुत कम अमाउंट में नेक्टर बनाते हैं या तो नहीं बनाते, और ना ही ये ज्यादा कलर्ड होते हैं। वाटर अगर सरफेस के ऊपर हो रहा है तो एपीहाइड्रोफिली, अगर पॉलिनेशन सरफेस के अंदर हो रहा है तो हाइपोहाइड्रोफिली। ये दो टाइप का पॉलिनेशन इसके अंदर अपन पढ़ते हैं। नेक्स्ट है एनिमल्स के थ्रू। बहुत सारे एनिमल्स पॉलिनेशन कराते हैं, जैसे बैट जिसको अपन चिरोप्टेरोफिली कहते हैं, जैसे बर्ड्स जिसे अपन ऑर्निथोफिली कहते हैं। मेन होता है इंसेक्ट के थ्रू जिसे हम कहते हैं एंटोमोफिली। एंटोमोफिली होता है इंसेक्ट्स के थ्रू। इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं,
फ्लावर जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। फ्लावर कलर्ड होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, नेक्टर प्रोड्यूसिंग होते हैं। नेक्टर भी अच्छा खासा अमाउंट में बनता है। जो कुछ ऐसा ओडरस सब्सटेंस सेक्रेट करते हैं, उनका पॉलिनेशन फ्लाइज और बीटल्स के थ्रू होता है। जो ओडरस सब्सटेंस सेक्रेट करते हैं फ्लाइज और बीटल्स के थ्रू होता है। जो मॉथ होते हैं वो वाइट कलर के फ्लावर जो होते हैं उनको पॉलिनेट करते हैं। इंसेक्ट्स को पॉलिनेशन करने के लिए कुछ रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। इंसेक्ट्स को रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं पॉलिनेशन के लिए, और ये रिवॉर्ड होता है नेक्टर के फॉर्म में, सेफ प्लेस के फॉर्म में, और पॉलन के फॉर्म में। नेक्टर के फॉर्म में सेफ प्लेस और पॉलन। सेफ प्लेस मतलब कुछ एनिमल्स होते हैं जो एग ले करते हैं लोक्यूल्स के बीच में, जैसे युक्का प्लांट जो होता है, प्रनुबा मॉथ जो होता है वो युक्का प्लांट के लोक्यूल्स में एग ले करता है। अमॉर्फोफाइलस जो प्लांट होता है उसके फ्लावर्स काफी ऊंचे लंबे होते हैं, 6 फीट उनकी हाइट होती है, तो वहां पे भी कुछ इंसेक्ट इजिली जो एग होते हैं वो ले करते हैं, वहां पे रखते हैं। तो ये अपन ने पॉलिनेशन के बारे में देखा। पॉलिनेशन जरूरी इसलिए होता है क्योंकि मेल और फीमेल गैमीट दोनों नॉन मोटाइल होते हैं। एंटोमोफिली बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिनेशन का पार्ट, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। इंसेक्ट नेक्टर, पॉलिन और सेफ प्लेस रिवॉर्ड के रूप में लेता है। ये फ्लावर्स जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं, हाईली अट्रैक्टिव होते हैं, कुछ सब्सटेंस सेक्रीट करते हैं जिसके कारण इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं, कुछ ओडरस सब्सटेंस सेक्रीट करते हैं जिसके कारण फ्लाइज और बीटल्स उनको पॉलिनेट करते हैं। जो मॉथ होते हैं, मॉथ व्हाइट कलर के फ्लावर्स को पॉलिनेट करते हैं। नेक्स्ट इज डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में हम पढ़ते हैं कि जब जैसे पॉलिनेशन के दौरान पॉलन ग्रेन इसके ऊपर आके बैठा, पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ और वो पॉलन ट्यूब फिर अंदर की तरफ मूव करती है। अब ये पॉलन ट्यूब किस तरह से आगे जाके प्रोसेस शो करती है, ये हम देखते हैं। पॉलन ट्यूब जो होती है वो माइक्रोपाइल से एंटर करती है। इस पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमीट्स होते हैं। इस पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमीट्स होते हैं। जो पहला मेल गैमीट होता है वो फ्यूज करता है एग सेल से, और जो दूसरा मेल गैमीट होता है वो फ्यूज करता है बीच में न्यूक्लियस से। जो पहला मेल गैमीट होता है ये फ्यूज करता है एग सेल से, और इसके कारण जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज जाइगोट। जो दूसरा मेल गैमीट होता है वो फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई से, यानी बीच वाले पार्ट से, और एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं एंडोस्पर्म। तो जाइगोट का फॉर्मेशन एग सेल से, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन ये जो बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसके कारण हो रहा है। तो 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक बार फर्स्ट केस में यहां पे और दूसरी बार एंडोस्पर्म वाला पार्ट जहां बन रहा है वहां पे। इसलिए इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं सिनगैमी। इसके अलावा एक प्रोसेस और यहां पे देखा जा रहा है, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन का मतलब होता है, ये ट्रिपल फ्यूजन यहां पे होता है, यानी जहां पे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये वाली जो ऊपर की तरफ सेल होती है इनको अपन कहते हैं सिनर्जिड सेल। 2 सिनर्जिड सेल्स के बीच में एक एग सेल होती है।
ये होती है सिनर्जिड सेल, ये बीच में होती है एग सेल, और नीचे की तरफ होती है एंटीपोडल सेल। सिनर्जिड सेल में कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को अपन कहते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। फिलीफॉर्म अपैरेटस जो होता है, ये पॉलिन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस को सिक्रीट करते हुए ये उसकी तरफ अपने आप की तरफ अट्रैक्ट करता है, और पॉलिन ट्यूब से फिर मेल गैमेट इसमें एंटर करते हैं। एग सेल से, जो बीच वाली एग सेल होती है, उससे वो फर्टिलाइज करते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और जो दूसरा मेल गैमेट होता है वो बीच में जाके फर्टाइल फ्यूजन शो करता है, जो बाद में एंडोस्पर्म बनाता है। एंडोस्पर्म के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड टिश्यू होती है। एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड टिश्यू होती है, इसमें न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होते हैं। एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड टिश्यू होती है और इसमें न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट चीज अपन पढ़ते हैं वो है जो जाइगोट का डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो में, तो ये हम देखते हैं आगे। जब फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ और जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप हुआ, तो ये स्ट्रक्चर किस तरह से देखने मिलता है हमें, जैसे जाइगोट में डिवीजन के बाद दो सेल्स बनी। यहां पे जो जाइगोट में ऊपर वाली सेल है, इसको हम कहते हैं, नीचे वाली सेल को हम कहते हैं एम्ब्रियो सेल। जाइगोट में जो ऊपर वाली सेल है उसमें डिविजन्स होते हैं, और 6 to 10 6 से 10 सेल्स बनती हैं, जिन्हें हम सस्पेंसर सेल्स कहते हैं। इसमें ये जो ऊपर वाली सेल है ये थोड़े बड़े साइज की हो जाती है, इसको हम हॉस्टोरियल सेल और वेसिकुलर सेल्स कहते हैं। अब नीचे एम्ब्रियो सेल में डेवलपमेंट होता है, जो हम आगे देखते हैं। ये ऊपर वाली सस्पेंसर सेल, नीचे वाली सेल में पहले डिविजन्स होते हैं, वर्टिकल डिवीजन और ट्रांसवर्स डिवीजन। ये पहला वर्टिकल डिवीजन, ये एक और वर्टिकल डिवीजन, और फिर ट्रांसवर्स डिवीजन, इस तरह से। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है, इसे हम कहते हैं ऑक्टेंट एम्ब्रियो। ये ऑक्टेंट एम्ब्रियो कहलाता है। यहां पे बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं। इसका जो पार्ट रहता है, ये लास्ट वाला, इसको हम कहते हैं ये हाइपोफाइसिस। जो सस्पेंसर की लास्ट सेल होती है उसे हाइपोफाइसिस कहा जाता है। ये वाला पार्ट ये कहलाता है एपीबेसल पार्ट, ये वाला पार्ट कहलाता है हाइपोबेसल पार्ट। ये जो हाइपोबेसल पार्ट है, इससे रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, और एपीबेसल पार्ट से प्लूम्यूल और शूट पार्ट का डेवलपमेंट होता है। अब इसमें और ज्यादा डिवीजन होता है, और डिवीजन के बाद ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखता है। मतलब ये जो यहां से पार्ट है ये बेंड होने लगता है, और फिर और डेवलपमेंट के बाद ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है।
इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, इसको हम कहते हैं हार्ट शेप, और इसको हम कहते हैं मैच्योर एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पहले वो ग्लोब्यूलर होगा, फिर उसके बाद वो फाइनली मैच्योर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से एक बार देखते हैं, यहां पे डिवीजन के बाद जाइगोट में डिवीजन हुआ, नीचे की तरफ एम्ब्रियो सेल जो एपेक्स सेल है उसमें माइटोटिक डिवीजन हुए, माइटोटिक डिवीजन के बाद सस्पेंसर बनी जो कि 6 to 10 सेल्ड होगा। लास्ट वाले पार्ट में एम्ब्रियो वाला पार्ट ये डेवलपमेंट हो रहा है। सबसे टॉप पार्ट जो होता है उसे हॉस्टोरियल और वेसिकुलर सेल कहते हैं। एम्ब्रियो सेल में डिवीजन होंगे, डिवीजन के बाद ये ग्लोबुलर स्टेज बनेगी। ये अपन ने बात की है मोनोकॉट एम्ब्रियो की, सॉरी डाइकॉट एम्ब्रियो की। ये अपन ने बात की है डाइकॉट एम्ब्रियो की, जिसमें ये दो जो हैं ये हमें कोटिलिडॉन के फॉर्म में दिखते हैं। मोनोकॉट एम्ब्रियो में यहां तक डेवलपमेंट होता है, मोनोकॉट एम्ब्रियो में यहां तक डेवलपमेंट होता है। मोनोकॉट एम्ब्रियो में सिर्फ एक कोटिलिडॉन होता है जिसे हम स्कूटेलम कहते हैं। मोनोकॉट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में जो कि ग्लोबुलर स्टेज तक सेम होता है, ये वाला पार्ट डाइकॉट एम्ब्रियो का है। मोनोकॉट एम्ब्रियो में एक सिंगल कोटिलिडॉन का फॉर्मेशन होता है जिसे हम स्कूटेलम कहते हैं। अब जब ओव्यूल फर्टिलाइज हो जाता है तो वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, जो ओवरी वाला पार्ट है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। सीड के बारे में जनरल एक इंफॉर्मेशन बताऊं तो सीड जो होता है वो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है। सीड कई बार डोरमेंसी शो करता है, बहुत लंबे समय तक सीड डोरमेंट होता है। इसका एक एग्जांपल भी देखा गया है, जैसे जो ल्यूपाइन होता है ये 10,000 ईयर तक का डोरमेंसी पीरियड शो करता है, जबकि जो डेट पाम होता है ये 2000 ईयर डोरमेंसी पीरियड शो करता है। ल्यूपाइन 10,000 ईयर तक का डोरमेंसी पीरियड, डेट पाम 2000 ईयर का डोरमेंसी पीरियड। यदि सीड बिना फर्टिलाइजेशन के ऑब्टेन करना हो तो वो प्रोसेस कहलाता है एपोमिक्सिस। यदि बिना फर्टिलाइजेशन के सीड ऑब्टेन करना हो तो वो प्रोसेस कहलाता है एपोमिक्सिस। तो ये हमने एक रैपिड रिवीजन किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके टर्म्स याद कर लीजिए और इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट में इसके लगभग 3 क्वेश्चन, कभी 4 क्वेश्चन भी देखने मिलते हैं।